आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। अमिता रात को पुरानी बातें याद करने लगती है। हॉस्टल में पली बड़ी अमिता के मम्मी पापा का तलाक हो चुका था। हर साल छुट्टियों में वह घर न जाकर कहीं ना कहीं कैंप में चली जाती और पापा भी उसे भेजने को राजी हो जाते। हालांकि पापा उसे बहुत प्यार करते थे, पर मां की कमी उसे महसूस होती। इस बार छुट्टियों में आतंकवादी गतिविधियों के कारण उनका कैंप रद्द हो गया, तो वह पापा को सरप्राइज देने के लिए अकेली ही दिल्ली चली गई। पापा उसे देखकर पसोपेश में पड़ गए। तभी एक युवती से उसका सामना हुआ। तब उसे पता चला कि उन्होंने तो शादी करके दुनिया ही बसाई हुई है। वह उल्टे पांव वहां से लौट गई। अमिता फिर अपनी मां के पास कानपुर चली गई। अमिता के सामने एक पल में सारा संसार सुनहरा हो गया। माँ कभी बच्चे से दूर नहीं जा सकती। पापा ने बहुत कुछ किया, पर माँ संसार में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय है। इतने दिनों के बाद तुझे मेरी याद आई। उन्होंने फिर उसे चूमा। चल अंदर चल, बैठ में चाय बनाती हूँ। बैग को कंधे से उतार कर नीचे रखा और सोफे पर बैठी। घर में पता नहीं कौन कौन है। वे लोग उसका आना पता नहीं किस किस रूप में लेंगे। मम्मी अपनी है, पर बाकी से तो कोई रिश्ता नहीं। तभी अमिता चौंकी। अंदर कर्कश आवाज में कोई गर्जा। 8 बज गए, चाय बनी कि नहीं? बनाती हूँ, बिट्टू आई है ना, इसीलिए देर हो गई। कौन है यह बिट्टू? सुबह किसी के घर आने का यह समय है क्या? धीरे बोलो, वह सुन लेगी। मेरी बेटी है अमिता। माँ के स्वर में लाचारी और घबराहट भी थी। तुम्हारी बेटी? वह हॉस्टल वाली ना? मेरे घर में यह सब नहीं चलेगा, जाने के लिए कह दो। अरे, मुझसे मिलने आई होगी, 2-4 दिन रहेगी फिर चली जाएगी। पर तुम पहले से हल्ला मत करो। माँ के शब्दों में अजीब सी याचना और विनती थी। आंखों के सामने उलझी सुबह स्याह हो गई। ये उसको नहीं रखेंगे तो अब क्या करेगी वो? पापा हॉस्टल में रखे थे, पर फिर भी अच्छा था। किसी की दया का पात्र तो नहीं बनती ना। परीक्षा फल आने में अभी पूरा 1 महीना पड़ा है। उसके बाद ही तो वह कहीं नौकरी तलाश कर सकती है, पर तब तक का समय। हॉस्टल खुला होता तो लौट जाती, वहाँ कोई छोटा मोटा काम देख लेती। पर कानपुर तो नई और अनजान जगह है, नौकरी भी कौन देगा। तभी सुनीता ट्रे में रखकर चाय ले आई। पीछे पीछे एक गैंडा जैसे आदमी चाय पीता हुआ लुंगी और बनियान में आ गया। लाल लाल आंखें, मोटे लटके होंठ, डील डोल मजदूरों जैसा भद्दा हाव भाव। उसकी आंखों के सामने सौम्य व्यक्तित्व वाले उसके पापा आ गए। मम्मी की रुचि इतनी विकृत हो गई है। छी, चाय ले, ये सतीश जी हैं मेरे पति। मन ही मन अमिता ने सोचा, यह आदमी तो पापा के चपरासी के समान भी नहीं है। उसने बिना कुछ बोले चाय ले ली। गैंडे जैसे व्यक्ति ने स्वर को कोमल करते हुए कहा, अरे, तुम मेरी बेटी जैसी हो, हमारे पास ही रहोगी। सुनीता का चेहरा खुशी से खिल उठा। यही तो मैं कह रही थी, तेरे 2 छोटे भाई भी हैं, अच्छा लगेगा तुझे यहाँ। अमिता उस व्यक्ति की आंखों में लालच और भूख देखकर सिहर उठी। बिना सोचे समझे वह कहाँ आ गई। मम्मी खुशी से फूले नहीं समा रही थी। चाय समाप्त कर, चल तेरा कमरा दिखा दूं। साथ में ही बाथरूम है, नहा धोकर फ्रेश हो ले, मैं नाश्ता बनाती हूँ। भूख लगी होगी ना तुझे? सुनीता बेटी को उसके कमरे में छोड़ आई। माँ की बाहर जाते ही उसने अंदर से कुंडी लगा ली। उसकी छठी इंद्री उसे सावधान कर रही थी कि वह यहाँ पर बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। उसका मन पापा का संरक्षण पाने के लिए रो उठा। नहा धोकर अमिता बाहर आई तो 2 काले कलूटे मोटे से लड़के डाइनिंग टेबल पर स्कूल ड्रेस में बैठे थे। अमिता को दोनों एकदम जंगली से लगे। सतीश नाश्ता कर रहा था। उसे फिर ललचाई नजरों से देखकर बेटों से बोला, बच्चों, यह तुम्हारी दीदी है, अब हमारे साथ ही रहेगी और तुम लोग इसी से पढ़ोगे। फिर पत्नी से बोला, सुनो सुनीता, आज से ही टीचर की छुट्टी कर देना। टीचर की छुट्टी क्यों? अब इन बच्चों को यह पढ़ाएगी। 500 रुपये महीने के बचेंगे तो इसका कुछ तो खर्च निकलेगा। अमिता ने सर झुका लिया। सुनीता लज्जित हो गई। अमिता ने इससे पहले इतने भद्दे ढंग से बात करते किसी को नहीं देखा था। और मम्मी यह सब झेल रही हैं।
जबकि यही मम्मी पापा का जरा सा गर्म मिजाज नहीं झेल सकी थी और इस मूड के आगे नाच रही हैं। उनकी जरा सी जिद पर चिढ़ जाती थी और अब इन दोनों जंगली बच्चों को झेल रही हैं और चेहरे पर शिकन तक नहीं है। यही मम्मी है कि आज सतीश को खुश करने के कैसे कैसे जी जान से लगी हुई हैं, जबकि पापा की नाक में दम कर रखा था। एक खटारा सी मारुति में दोनों बेटों को लेकर सतीश चला गया। बच्चों को स्कूल छोड़ खुद काम पर चला जाएगा, लंच में आते समय ले आएगा। सुनीता ने फिर 2 कप चाय का पानी चढ़ा दिया। अमिता को माँ से बात करना भी अच्छा नहीं लग रहा था। इस समय वह अपने भविष्य को लेकर चिंतित थी। तू तो लंबी छुट्टी में कैंप चाहती थी ना, इस बार क्या हुआ? कैंप रद्द हो गया। जहाँ जाना था वहाँ माओवादी उपद्रव मचा रहे हैं। पापा के पास नहीं गई थी। अमिता को लगा कि हर समय सही बात कहना भी मूर्खता है, इसीलिए वह बोली, नहीं अभी नहीं गई हूँ। तूने कब से अपने पापा को नहीं देखा है? क्या मतलब? हम दूसरे तीसरे महीने मिलते ही रहते हैं। यह सब जानकर सुनीता बुझ सी गई। अच्छा, मैं सोच रही थी कि बहुत दिनों से हॉस्टल का खर्चा भी कम नहीं। पापा ने कभी हाथ नहीं खींचा। बेटी को अपलक देखती हुई सुनीता कुछ पल को रुक कर बोली, अब तो तू अपने पापा के साथ रह सकती है। अमिता ने सीधे माँ की आंखों में देखा और पूछ बैठी, क्यों? सुनीता की नजरें झुक गई। उन्होंने मुंह नीचा कर मेज से धूल हटाते हुए कहा, मेरा मतलब अब पढ़ाई तो पूरी हो गई, तुम्हारे लिए रिश्ता देखना चाहिए। अमिता के मन में कई बातें कहने की इच्छा हुई कि तुम तो बच्ची को एक झटके में छोड़कर चली आई थी, 12 साल में पलट कर भी नहीं देखा। अब बेटी के रिश्ते की चिंता होने लगी, पर अपने को संभाला। इस समय उसके पैरों के नीचे जमीन नहीं है। आगे के लिए बैठकर सोचने के लिए एक आश्रय तो चाहिए ही। अतः वह चुप ही रही। इसके बाद सुनीता ने बातचीत चालू करने का प्रयास तो किया, पर सफल नहीं हो पाई। बेटी उठकर अपने कमरे में चली गई। ठीक 2 बजे सतीश अपनी खटारा गाड़ी में दोनों बच्चों को लेकर वापस आया। अमिता को फिर अपने पापा की याद आई। वह सारा दोष पापा को नहीं देती है। ढलती उम्र में स्त्री अकेली रह लेती है, पर आदमी के लिए रहना कठिन है। वह कुछ सीमा तक असहाय हो जाता है। पापा का दोष इतना भर है कि वे अपनी पत्नी से बेटी की बात छिपाई और बेटी से अपने विवाह की, वरना पापा ने पैसों से कभी हाथ नहीं खींचा। मैंने 100 रुपये मांगे तो पापा ने 500 दिए। साल में कई बार मिलते रहे। मेरी पढ़ाई की व्यवस्था में कोई कमी नहीं होने दी। उनका व्यवहार अति शालीन है। उनके उठने बैठने बोलने में शिक्षा और कुलीनता साफ झलकती है। इस उम्र में भी वे अति सुदर्शन हैं। एक अच्छे परिवार की उनमें छाप है। और यह भोंडा सा व्यक्ति, छी छी। माँ की रुचि के प्रति अमिता को फिर से घृणा होने लगी। उसे पूरा विश्वास है कि यह व्यक्ति व्यसनी, व्यभिचारी और असभ्य है। किसी अच्छे परिवार का भी नहीं है। उस व्यक्ति का सभ्यता शालीनता से परिचय ही नहीं है। पहले मजदूर होगा, अब सुपरवाइजर बन गया है। इस आदमी के हाव भाव देखकर तो यही लगता है कि यह आदमी माँ की पिटाई भी करता होगा, जबकि पापा ने कभी माँ पर हाथ भी नहीं उठाया, बल्कि माँ ही गुस्से में घर में तोड़फोड़ करती थी। अब इसके सामने सहमी सिमटी सी रहती हैं। अब इस समय अमिता को माँ की हालत पर रत्ती भर भी तरस नहीं आया। जो जैसा करेगा उसको वैसा झेलना भी पड़ेगा। रात को सोने से पहले अमिता ने कमरे का दरवाज़ा अच्छी तरह चेक कर लिया। उसे माँ के घर में बहुत ही असुरक्षा का एहसास हो रहा था। माँ का व्यवहार भी अजीब सा लग रहा था। उसने रात खाने से पहले टेलीविज़न खोलना चाहा तो माँ ने सहर कर उसका हाथ पकड़ा और बोली, सतीश जी को टेलीविज़न का शोर एकदम पसंद नहीं, इसीलिए जब तक वे घर में रहते हैं हम टेलीविज़न नहीं चलाते। असल में फैक्ट्री के शोर में दिन भर काम करते करते वे थक जाते हैं। अमिता तुरंत समझ गई कि टेलीविज़न चलाने के लिए इस घर में सतीश जी की आज्ञा होनी चाहिए। मन में विराग का सैलाब उमड़ रहा था। यह आना उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल है। अब सही सलामत यहाँ से निकल सके तो अपने जीवन को धन्य समझेगी, पर वह जाएगी कहाँ? उसे याद आया कि इसी माँ के धारावाहिकों के चक्कर में पापा का मैच छूट जाता था, पर मम्मी टेलीविज़न के सामने जमी रहती थी। इंसान हालात को देखकर अपने को बदलता है।
पर इतना, यह समझौता है या पिटाई का आतंक? पूरे दिन माँ यही समझाने का प्रयास करती रही कि सतीश जी बहुत अच्छे इंसान हैं, ऊपर से जरा कड़क तो हैं पर अंदर से एकदम मक्खन है। उसको चाहिए कि उनसे जरा खुलकर मिले जुले, तभी संपर्क बनेगा। अमिता के मन में आया कि मुझे ना तो यहाँ रहना है और ना ही अपने को इस परिवार से जोड़ना है, तो फिर क्यों इसके लिए खुशामद करूं। रात को पता नहीं कैसे चूक हो गई कि खाना खाकर अपने कमरे में आकर अमिता को कुंडी लगाने का ध्यान ही नहीं रहा। बाथरूम से निकलकर बिस्तर पर बैठ क्रीम का डब्बा भी खोला भी नहीं था कि सतीश दरवाज़ा धकेल कर कमरे में आ गया। अमिता को अपनी गलती पर भारी पछतावा हुआ। इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई, पर अब तो भूल हो ही गई थी। उसने सख्ती से पूछा, कुछ चाहिए था आपको क्या? गंदे ढंग से वह हंसा और बोला, बहुत कुछ। इतना कहकर वह सीधे बिस्तर पर आकर बैठ गया। अरे भाई, जब से तुम आई हो हमारा ठीक से परिचय ही नहीं हो पाया। अब समय मिला है तो सोचा जरा बातचीत ही कर लें। अमिता को खतरे की घंटी सुनाई दी। दोनों बेटे सोने गए हैं, मम्मी रसोई समेट रही हैं, सो उनके इधर आने की संभावना नहीं है। उसके पैरों तले धरती हिल रही है। वह अमिता के नज़दीक खिसक आया और उसके हाथ उसे दबोचने को उठे। अमिता की बुद्धि ने उसका साथ नहीं छोड़ा। उसने यह जान लिया था कि इस घर में चीखना बेकार है। मम्मी दौड़ तो आएंगी पर साथ सतीश का ही देंगी। अमिता को जरा भी आश्चर्य नहीं होगा अगर मम्मी उसके सामने यह समझाने का प्रयास करेंगी कि यह तो प्यार है, उसे बुरा नहीं मानना चाहिए था। पर शायद सतीश को यह नहीं पता था कि जिसे मुर्गी समझकर वह दबोचने की कोशिश में है, वह लड़की अभी अभी ब्लैक बेल्ट लेकर आई है। हर दिन कैंप से पहले 10 दिन की ट्रेनिंग खुद के बचाव के लिए होती थी। अमिता का हाथ उठा और सतीश पल में दीवार से जा टकराया। अमिता उठी। सतीश के उठने से पहले ही उसके पैर पूरी ताकत से सतीश के शरीर पर बरसने लगे। वह निशब्द थी पर सतीश जान बचाने को चीखने लगा। सुनीता दौड़ कर आई। वह किसी प्रकार लड़खड़ाता खड़ा ही हुआ था कि अमिता के हाथ के एक भरपूर वार से वह फिर लुढ़क गया। थैंक यू पापा, अमिता के मुंह से अनायास निकला। पैसे की परवाह ना करके आपने मुझे एक अच्छे कॉलेज से शिक्षा दिलवाई, नहीं तो मैं आज अपने को नहीं बचा पाती। सुनीता रोते रोते हाथ जोड़ने लगी। बस कर बिट्टू, माफ़ कर दे, इनके मुंह से खून आ रहा है। मम्मी, ऐसे कुत्तों को जीना ही नहीं चाहिए, दांत पीस कर उसने कहा। बेटी, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, माफ़ कर दे इन्हें। मौका देख सतीश कमरे से भाग गया। सुनीता ने अमिता का हाथ पकड़कर उसे समझाने का प्रयास किया तो अमिता गरजी, रुको, मुझे छूने की कोशिश मत करना। मेरे पापा का जीना तुमने मुश्किल कर दिया था। अच्छा हुआ तलाक हो गया, क्योंकि तुम उस सुख भरी जगह में रहने के लायक ही नहीं थी मम्मी। नाली का कीड़ा नाली में ही रहना चाहता है। आज से मैं तुम्हारे साथ अपने जन्म का रिश्ता तोड़ती हूँ। बिट्टू, मेरी बात तो सुन। मुझे अब आपकी कोई बात नहीं सुननी है। मुझे तो अपने शरीर से घिन आ रही है कि तुम्हारे शरीर से मेरा जन्म हुआ है। तुम वास्तव में एक गिरी हुई औरत हो और तुम्हारी जगह यहीं पर है। दिमाग में ज्वालामुखी फट रहा था। उसने जल्दी जल्दी सामान समेट बैग में डाला। जो छूट गया वह छूट गया। घर से निकल पड़ी और टैक्सी पकड़कर सीधे स्टेशन पहुंची। वह इतनी जल्दी और हड़बड़ी में थी कि उसने यह भी नहीं देखा कि कौन सी गाड़ी है, कहाँ जा रही है। वह तो भला हो कोच कंडक्टर का, जो इस कोच में उसने उसे जगह दे दी। रात भर अमिता बड़ी चैन की नींद सोई। जब आँख खुली तब धूप निकल आई थी। ब्रश तौलिया लेकर वह टॉयलेट गई। फ्रेश होकर लौटी। बाल भी संवार लिए थे। ऊपर के दोनों सीट खाली थी। सामने एक वयोवृद्ध जोड़ा बैठा था। पति समाचार पत्र पढ़ रहे थे और पत्नी कोई धार्मिक पुस्तक। अमिता ने बिस्तर समेट कर ऊपर डाल दिया, फिर सीट उठाकर आराम से बैठी। खिड़की का पर्दा हटाकर बाहर देखा तो खेत खलिहान, बाग बगीचे, यहाँ तक कि मिट्टी का रंग तक बदला हुआ था। यह अमिता के लिए नई बात नहीं थी, क्योंकि हर साल वह दूर दूर कैंप में जाती थी। आसाम से जैसलमेर तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक का बदलता रंग ढंग उसने देखा है।
राजस्थान की मिट्टी से मेघालय की तुलना नहीं तो गोवा से चंडीगढ़ की तुलना नहीं। चाय वाले को बुलाकर अमिता ने चाय ली और धीरे धीरे पीने लगी। आरामदायक बिस्तर और ठंडक से अच्छी नींद आई थी तो शरीर की थकान भी काफी कम हो गई थी। सामने बैठे वृद्ध दंपति के संपूर्ण व्यक्तित्व से संपन्नता और अभिजात्यपन झलक रहा था। देखने से ही पता चल रहा था कि वे खानदानी अमीर परिवार से हैं। महिला 60 के आसपास होंगी तो पति 65 को छूते। अमिता सीधा चंडीगढ़ पहुंची और अपने लिए एक अच्छी सी नौकरी ढूंढी, साथ ही साथ रहने के लिए एक अच्छा सा हॉस्टल भी ढूंढा। यह जगह भी उसके लिए कोई नई नहीं थी। वह चंडीगढ़ कई बार कैंप के साथ आई थी। यहीं पर उसने अपना एक छोटा सा संसार बसाया और सुखद जीवन व्यतीत करने लगी।